हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 13 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। मेरा नाम है विकास शर्मा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपसे लेकर आया हूं। अभी करंट अफेयर्स फंडा पर एक ऑफ चल रहा है जिसमें आपको एनुअल मेंबरशिप केवल 349 में मिल रही है, 1 साल तक की वैलिडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2026 के सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे और अगर आप अगस्त 2026 में ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी वैलिडिटी जो है वो 2027 अगस्त तक रहेगी। इसके अलावा 2025 के अगर आपको सीए चाहिए वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेस्ट ऑफर है और आप इसका लाभ जरूर उठाएं। सिर्फ और सिर्फ ये 15 अगस्त तक रहेगा, तो जो लोग इनरोल नहीं कर पाए वो जल्दी जाएं और इस ऑफर में को इनरोल कर लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करें तो कथक जो डांस है वो किस क्षेत्र से माना जाता है। बेसिकली जो कथक है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। सही जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। What is the estimated gross value added GVA of India's agricultural and allied sectors in 2025-26? भारत के कृषि और उससे जुड़े जो सेक्टर हैं इनकी कुल जो कमाई जीवीए है वो साल 2014-15 में जो है कितना एस्टिमेटेड यहाँ पर रहा है, तो ये है 52.08 लाख करोड़ का। पहले एक्चुअली साल जो 14-15 में ये काफ़ी कम था, आप देखेंगे लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास में था, जो 25-26 में जो है ये बढ़कर 52 लाख करोड़ के आसपास ये हो गया है। तो यहाँ पर डेटा काफ़ी ज़्यादा आगे इंक्रीज़ हुआ है। अभी पीआईबी में इसके आंकड़े जारी हुए थे और साल 2025-26 की अगर आप बात करेंगे तो कृषि सेक्टर की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर 2.4% हमें ग्रोथ देखने को मिली है। किसानों के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो कृषि मंत्रालय का जो बजट है, बजट एलोकेशन है, वो साल 2013-14 के 27,663 करोड़ से बढ़ाकर जो है अब 26-27 में 1,40,528 करोड़, इतना इन्होंने 26-27 में रखा है। तो साल 25-26 में भारत का जो अनाज है, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, वो बढ़कर 376.56 मिलियन टन जो है ये रहा है। और अगर हम फल सब्जी की बात करें तो ये 377.78 मिलियन टन जो है ये हॉर्टिकल्चर जो है वो यहाँ पर रहा है। और खेती किसानी आज भी हमारे देश में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला फील्ड है, जो देश के कुल वर्क फोर्स में से लगभग 46.1% जो हिस्सा है उसको यहाँ पर ये काम देता है। और अगर हम बात करें कि जो दूध है और जो पशुपालन है और जो मछली पालन है, तो इनका बिजनेस भी हर साल 5 से 6% तक का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर मेज़र किया जा रहा है। की हाइलाइट्स में हम हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो आप पीडीएफ में हमारा ये की हाइलाइट जरूर रीड करा कीजिएगा। विच यूटीज विल फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनलाइज CBDC बेस्ड फूड सब्सिडी DBD। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो CBDC आधारित जो फूड सब्सिडी है DBD को सबसे पहले किन यूटीज़ में पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले जो चंडीगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली है यहाँ पर, तो भारत सरकार ने 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली में जो मुफ्त राशन योजना है इसको जो है ये शुरू करने यहाँ पर जा रही है। और जो PMGKAY है, ये मुफ्त राशन योजना के लिए जो डिजिटल अमाउंट है CBDC ये बेस्ड ये डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम जो होता है इसको शुरू करने जा रही है। और कहाँ पर ये है चंडीगढ़ और दादर एंड नागर हवेली यहाँ के लिए, ठीक है। तो ये दोनों जो यूटीज़ की अगर हम बात करें तो देश में ऐसे पहले जो 2 यूटीज़ बन गए जहाँ इस योजना के सारे जो एलिजिबल लोग हो गए इनको जो है डिजिटल रुपए जो प्रोग्रामेबल CBDC टोकन्स के जरिए जो है सब्सिडी सीधे जो है खाते में यहाँ पर दी जाएगी। इस योजना में लोगों को मिलने वाला पैसा आम बैंक खातों की बजाय सीधे उनके डिजिटल रुपए वाले वॉलेट जो CBDC वॉलेट्स होते हैं उसमें ही आएगा। इन डिजिटल रुपए के टोकन जो है इस्तेमाल करके सिर्फ जो सेलेक्टेड जो एक इम्पेनल्ड मर्चेंट होते हैं ना उनसे राशन खरीदने के लिए यहाँ पर किया जा सकेगा। तो ये इसलिए किया जा रहा था कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और इस नई पहल से जो आप देखेंगे पैसे में होने वाली जो चोरी या लीकेज है वो यहाँ पर रुकेगी और जो ट्रांसपेरेंसी है वो थोड़ी बढ़ेगी और पैसे का जो सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं है इसका जो असली समय पर यानी रियल टाइम जो ट्रैकिंग है वो यहाँ पर किया जा सकेगा। देश का पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल
अगस्त 2026 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर वॉज द नेशंस फर्स्ट ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन अगस्त 2026 और किस जगह पर? तो ये है लद्दाख में। अब ये बेसिकली है क्या, एक्चुअली क्या होता है कि लद्दाख में काले गर्दन वाले जो क्रेन होते हैं जिसको बोलते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन, तो इन पक्षियों को बचाने के लिए उनके घर की रक्षा के लिए जो है पहली बार एक अनोखा फेस्टिवल जो है वहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ये जो फेस्टिवल है वो 3 दिन तक बेसिक चलेगा, 3 डेज़ का ये फेस्टिवल है। और इसका जो उद्घाटन है लद्दाख के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना है उनके द्वारा जो है यहाँ पर किया गया। चोंगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भारत में इस पक्षी का इकलौता जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी बच्चों को जन्म देने की जो जगह है, तो खासकर हम कह सकते हैं कि जो तसोकार और जो हैन के आसपास के जो बैटलैंड्स हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये चर्चा में रहा है और ये जो पक्षी है वो भारत, भूटान, नेपाल और चीन में जो है पाया जाता है। और दुनिया की कुल आबादी जो ग्लोबल पॉपुलेशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो लगभग जो है ये 16,000 है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी जो कुल आबादी अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये 16,000 है। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन दुनिया की इकलौती ऐसी क्रेन प्रजाति है जो बहुत ही ऊंचे ठंडे पहाड़ी इलाके जिसको हम एल्पाइन क्रेन स्पीसीज जो है वो कहते हैं, तो यहाँ पर ये रहती है। और लद्दाख में इसका बहुत बड़ा एक रिलीजियस और कल्चरल और इन्वायरमेंट से जुड़ा जो महत्व है वो यहाँ पर माना जाता है। तो ये है वो पक्षी, इसके लिए एक फेस्टिवल हो रहा है ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल लद्दाख में 11 से 14 अगस्त 2026 तक। 3 संचार मिथ्स वर सेलेक्टेड एज अ जनरेशन कनेक्ट यूथ इन वॉइस ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो दूर संचार विभाग है DOTs, संचार मंत्रालय ने जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है ITU, तो इसके जो जनरेशन कनेक्ट यूथ जो इनवॉय हैं तो इनके रूप में 3 भारतीय जो संचार मित्र हैं इनका चयन की घोषणा यहाँ पर की है। इसमें जो नाम है वो इम्पॉर्टेंट है। अंकित कुमार पाल दिल्ली से हैं, मनीष कुमार मंडल बेंगलुरु और सुस्मिता सेन जो है ये गुवाहाटी से हैं। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन तीनों युवाओं का जो चयन है वो 2026 से 2030 के लिए जो ITU जनरेशन कनेक्ट यूथ इनवॉइस हैं इसके तौर पर हुआ है। मतलब यह है कि जो संचार मित्र योजना है तो युवाओं को टेलीकॉम और डिजिटल कामों से ये जोड़ेगी, जिससे जो टेलीकॉम सेवाओं की जो जानकारी है और साइबर फ्रॉड से जो बचाव है, मोबाइल सुरक्षा और सही तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल करना सिखाना जो है इसमें शामिल यहाँ पर रहेगा। तो इस चयन का जो अनाउंसमेंट है वो इंटरनेशनल यूथ डे 2026 के मौके पर किया गया, जिसकी थीम इस बार की है डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स कॉमन एस्पिरेशंस, ठीक है। तो इसके मौके पर यहाँ पर ये किया गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, आप इसको नोट यहाँ पर कर सकते हैं। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं तो इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लिया करिएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व एनुअली। हर एक साल जो है विश्व अंगदान दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है और ये 13 अगस्त को बेसिकली होता है। और इसमें यही है कि लोगों को जो है इनकरेज किया जाता है ताकि वो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं और टिश्यूज़ हैं उनको वो लोग दान करें और जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके। इसलिए वर्ल्ड डोनेशन जो ऑर्गन डोनेशन डे है ये 13 अगस्त को जो है मनाया जाता है। और अभी आपने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन्स की जो शॉर्टेज है वो रहती है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यही इंकरेज किया जा रहा है कि उनकी बॉडी जब उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो ऑपरेशनल जो ऑर्गन्स हैं इनको वो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर ट्रांसप्लांट वहाँ पर अगर वो दे दें तो कई लोगों को लाइफ जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो भारत में जो नेशनल ऑर्गन डे जो है वो हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए दोनों डेट्स में कंफ्यूज मत रहना। अगर हम इंडियन की बात करेंगे जो नेशनल ऑर्गन डे है वो 3 अगस्त को है और जो वर्ल्ड ऑर्गन डे है ऑर्गन डोनेशन डे ये 13 अगस्त को है, ठीक है। तो इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना, 13 अगस्त और 3 अगस्त को, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि भारत में साल 2025 के दौरान लगभग 20,000 जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो हुए, जबकि 3 मार्च 2026 तक करीब 89,839 जो पेशेंट हैं वो नेशनल वेटिंग लिस्ट में शामिल यहाँ पर थे। तो भारत का ये जो पूरा का पूरा जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम है वो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। इसके तहत जो नोटो, रोटो और जो सोटो ये अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा सपोर्टेड संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है।
विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द ड्राफ्ट डायरेक्शंस टू हार्मोनाइज लोन इंटरेस्ट रेट्स फॉर द बैंक एंड एनबीएफसीज। हाल ही में किस संस्था ने एनबीएफसीज और बैंकों के लिए जो ऋण ब्याज दरें हैं इनको हार्मोनाइज करने हेतु तो ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया। आपको बताया कि बैंकों का जितना भी काम होता है, बैंक में पॉलिसी रेट्स में चेंज करना या फिर जो कैश का पूरा मैनेजमेंट करना, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मनी मार्केट का रेगुलेटर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही आपका रहता है। तो अभी आरबीआई ने सभी जो बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं और दूसरी रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं, इनके लिए लोन पर जो ब्याज दरें तय करने का एक नया नियम बनाने वाला जो ड्राफ्ट है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन एंड एडवांसेस, तो इसको अभी यहाँ पर पेश किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने अभी कौन सा जो ड्राफ्ट पेश किया, क्यों किया। तो होगा क्या कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं इनके लिए जो फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन और जो एमएसएमईज हैं इनको दिए जाने वाले जो फ्लोटिंग रेट्स हैं इनको जो है किसी बाहरी जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से जो जोड़ना है वो यहाँ पर ज़रूरी इन्होंने कर दिया है। वहीं पर जो एनबीएफसीज हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो आरआरबीज हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इसके लिए इस बाहरी बेंचमार्क से जुड़ना जरूरी नहीं बल्कि उनकी मर्जी पर जो है ये बेस्ड ऑप्शनल जो है इनके लिए रखा गया है। इस ड्राफ्ट के हिसाब से कोई भी बैंक या लेंडर जो है जो बेंचमार्क से कम कीमत पर लोन नहीं दे सकता और बेंचमार्क के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज या जो स्प्रेड लिया जाएगा वह बोर्ड द्वारा पास की गई पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर होना चाहेगा। तो जो फ्लोटिंग रेट लोन के मामले की बात की जाए तो इसमें जो स्प्रेड के बाकी हिस्सों को आमतौर पर 3 साल से पहले बदला नहीं जा सकता। तो ये भी एक क्लॉज यहाँ पर है और पुराने चल रहे लोन को 1 अप्रैल 2029 तक इस नए नियम में शिफ्ट करने का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। अगस्त 2026 में किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। तो अमेरिका के बहुत सारे जो राज्य हैं वो 15 अगस्त 2026 को भारत के जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है स्पेशल जो प्रोक्लेमेशंस हैं जारी करके इसे इंडिया डे या भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है यहाँ पर मना रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स के बाद जो है डेलवायर ऐसा करने वाला जो अभी ये स्टेट बन गया है। तो इसमें अगर आप लिस्ट में नाम देखोगे तो ये न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी एंड मैसाचुसेट्स और ये जो है डेलावेयर। तो ये जो है डेलावेयर ये ऐसा करने वाले जो हैं अभी नए स्टेट यहाँ पर बन गए। अभी जो डेलावेयर के गवर्नर है मैथ्यू मेयर, तो इन्होंने अभी एक प्रोक्लेमेशन किया है, घोषणा पत्र पर साइन करके राज्य की जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो लाइफ है इसमें जो इंडो अमेरिकन है तो इस कम्युनिटी के योगदान को यहाँ पर सम्मान दिया गया है। द गोल्ड मेडल इन द सीनियर वुमेन्स फॉइल इवेंट एट द कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 इस लागोस। तो अभी क्या हुआ है कि लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की सीनियर महिला जो फाइल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो ये है कोनाग लक्ष्मी। ठीक है, तो कोनाग लक्ष्मी ने जो है ये जो कारनामा किया, ये बेसिकली जो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 है इसमें ये बेसिकली नाइजीरिया के लागोस शहर में हो रही है। तो जहाँ पर जो फेंसर जिनको हम बोलते हैं तलवारबाज, तो जो भारतीय तलवारबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये इवेंट हुआ इसके थर्ड डे की बात करें तो भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जो है वो यहाँ पर जीता है। और कंग लक्ष्मी इनको हम लोग बोलेंगे, ये आप प्रोनाउंस करना, कंग लक्ष्मी लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, कनक लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। तो कनक लक्ष्मी ने सीनियर महिलाओं की जो फॉइल स्पर्धा है इसमें गोल्ड जीता है, जबकि इसी इवेंट में जॉयस असिता ने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम पर किया है। इसके अलावा जो राजेंद्रन शांतिमोल सेरेजन है इन्होंने सीनियर पुरुषों की जो मेंस एपी है तो इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम पर किया। और करण सिंह ने सीनियर पुरुषों की जो सेबर स्पर्धा है इसमें जो है गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर रहने वाली है। तो इवेंट कहाँ पर है, ये नाइजीरिया के कहाँ पर है, लागोस में। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओवरऑल मेडल काउंट में जो है भारत 29 मेडल के साथ में 8 गोल्ड 7 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज के साथ में यहाँ पर पहुँचा है। और गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो ये है कनक लक्ष्मी जो वुमेंस फॉइल में, और राजेंद्रन शांतिमोल सेरजिन जो है मेंस एपी में, और करण सिंह मेंस सेबरे। तो ये आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू एबोलिश द डेथ पेनल्टी। अभी एक कंट्री है जिसने जो डेथ पेनल्टी है उसको यहाँ पर ख़त्म करने वाला ये पहला अरब देश बन गया है। तो इसका नाम है लेबनान।
तो लेबनान एक ऐसा पहला अरब कंट्री बना है जिसने एबोलिश कर दिया डेथ पेनल्टी को, मतलब लेबनान की संसद ने मौत की सज़ा को ख़त्म करके उसकी जगह कठोर परिश्रम के साथ उम्र कैद, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजमेंट विद हार्ड लेबर, तो इस सज़ा का प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। तो पूछा सकता है कि कौन सा पहला अरब कंट्री है जिसने किया है, तो ये है लेबनान। Who has been selected as the Vice Chancellor of the Atal Bihari Vajpayee Institute of the Public Service and Innovation AIPSI in Mauritius। तो अभी क्या हुआ है कि जो मॉरिशस स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन है, तो इसके नए वाइस चांसलर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो ये हैं डॉक्टर भूमा बीजी। तो डॉक्टर भूमा बीजी, इनको मॉरिशस में जो अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन है, तो इसका नया कुलपति वाइस चांसलर जो है ये नियुक्त किया गया है। ये अपनी जल्दी जिम्मेदारी जो है लेने वाली है। और AIPSI जो संस्थान है वो मॉरिशस के पुराने सिविल सर्विसेज कॉलेज की जगह जो है बनाया गया है और इसे अफ्रीका महाद्वीप के लिए एक बेहतर ट्रेनिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। विच फैमिली लीड्स द लिस्ट ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। साल 2026 की जो बार्कलेज और हुरन इंडिया रिपोर्ट है, इसके मुताबिक जून 2026 तक भारत के सबसे अमीर 10 परिवारों की जो कुल संपत्ति है वो बढ़कर जो है काफ़ी जो है लगभग 70 लाख करोड़ के आसपास हो गई, जो पिछले साल देखोगे तो 69 लाख करोड़ के आसपास में थी। तो इस लिस्ट में जो है अंबानी फैमिली जो है 25.8 लाख करोड़ के साथ में पहले नंबर पर है और इनके बाद जो नाम आता है वो आता है कुमार मंगलम का। तो इतना डिफरेंस है, 25.83 जो लाख करोड़ ये है अंबानी फैमिली की और इसके बाद जो है कुमार मंगलम बिरला फैमिली आदित्य बिरला ग्रुप की, इनकी 8.14 है। और इसके बाद जो है आगे अगर आप देखेंगे तो ये जिंदल फैमिली है, फिर बजाज है, फिर महिंद्रा है, तो ये यहाँ पर इनके नाम से हैं। और अगर आप फर्स्ट फैमिली जो जनरेशन बिजनेसेस देखोगे तो उसमें अडानी पावर ये 19.58 पर है और सुनील भारती मित्तल, दिलीप संघवी, पूनावाला और दामिनी। तो अगर हम बात करें कि देश के इन 3 टॉप परिवारों की कुल वैल्यूज है वो लगभग 42 लाख करोड़ के आसपास में यहाँ पर है और जो भारत की कुल लिस्टेड मार्केट वैल्यू का लगभग 9% हिस्सा है। और देश के टॉप 300 जो फैमिली बिजनेसेस जो फैमिली ऑन्ड एंटरप्राइजेस हैं, इनकी कुल वैल्यू जो है वो 1.46 ट्रिलियन डॉलर लगभग 138 लाख करोड़ है। तो ये आंकड़े जो हैं वो काफ़ी जो है कुछ बयां करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है इसमें अनिल अग्रवाल के परिवार की संपत्ति सबसे ज़्यादा 74.7% की बढ़ोतरी के साथ देखी गई है, जबकि जो नाडर और प्रेमजी जैसे टेक्नोलॉजी और सर्विसेज से जुड़े जो परिवार हैं इनकी जो वेल्थ है उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल यहाँ पर देखा गया है। तो ये रिकॉर्ड काफ़ी राइज वैल्यूएशन में है। और अभी जो 2026 बार्कलेज एंड हुरन इंडिया रिपोर्ट है इसमें 10 मोस्ट वैल्यूएबल फैमिलीज़ हैं, तो ये डेटा आया हुआ है। तो अंबानी फैमिली फर्स्ट रैंक पर है 25.8 बिलियन और कुमार मंगलम जो है ये सेकंड पर है। उसके बाद में जिंदल फैमिली ये 8 पर आती है। पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखा रखी है। The ₹124.19 crore water supply augmentation scheme for the Udhampur town is funded under which national mission। अभी क्या हुआ है कि रिसेंट में जो जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, तो इन्होंने जो है 140 करोड़ से ज़्यादा की लागत वाले 2 बड़े पानी और सफाई से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको यहाँ पर रखा है। और इसमें से अगर आप देखेंगे कि 124.19 करोड़ की लागत वाला एक ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट अमृत 2.0 है। इसके तहत उधमपुर शहर में पीने का पानी जो है इसके नेटवर्क को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है कि जो ये पहले वाला 124.19 करोड़ ये ऑगमेंटेशन ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम है और 16.33 करोड़ ये यूज़ फॉर द वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आपको यहाँ पर समझना है। तो जो रियायसी है तो यहाँ पर 16.33 करोड़ से लागत से बनने वाला जो यूज्ड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन 2.0 SBM 2.0, तो इसके तहत जो है यहाँ पर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये लगातार जो है चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं,
ठीक है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, इन्होंने जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। 2 मेजर वाटर एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट, जिसमें 140 से ज़्यादा करोड़ का जो है यहाँ पर फाइनेंशियल आउटले इसके लिए रखा गया है। आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ डीप टेक कोऑपरेशन के लिए एमओयू यहाँ पर साइन किया है? तो आईआईटी मद्रास ने अभी जो इंडोनेशिया ने बेसिकली जो अभी रिसर्च इनोवेशन और डीप टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, इसमें जो म्यूचुअल कोऑपरेशन है उसके लिए बात हुई है। तो आईआईटी मद्रास और इंडोनेशिया, इन्होंने एक लैंडमार्क एमओयू साइन किया हुआ है, जिसमें ये लोग जो है रिसर्च इनोवेशन एंड डीप टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड डीप टेक, एंटरप्रेन्योरशिप और टैलेंट जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बेसिकली कवर होने वाला है। और अभी क्या हुआ है कि इस समझौते में जो है इंडोनेशिया की तरफ से वहाँ के जो उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ द हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर ब्रायन यूलियार्तो, तो ये जो है प्रोफेसर ब्रायन यूलियार्तो, ये यहाँ पर शामिल हुए। और भारत की तरफ से इस समझौते में जो आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन जो है ये यहाँ पर था। Which Indian film project recently signed a letter of intent for the international co-production with Finland North Key Productions? हाल ही में किस भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट ने फिनलैंड के नॉर्थ की प्रोडक्शंस के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सह निर्माण समझौता आता है, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट, तो इस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यायावर द माइग्रेटिंग वर्ड है बेसिकली। तो अभी हुआ क्या है, आपने देखा होगा कि न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है कि जो बेब्स फिल्म बाजार जो है, तो स्क्रीनाइजर्स लैब 2025 के साथ एक बनी जो फिल्म है यायावर द माइग्रेटिंग वर्ड, तो इसके लिए भारत की जो आरोलर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और फिनलैंड की जो नॉर्थ की प्रोडक्शंस के बीच में एक लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली साइन हुआ है। और इस समझौते के साथ क्या होगा कि दोनों देश मिलकर इस फिल्म को बनाएंगे और इसमें पैसा लगाएंगे, फाइनेंस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में जो इंटरनेशनल जो दर्शक हैं इनके बीच इसका प्रचार भी करेंगे। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो NFDC है, इसके लिए एक बड़ा एक माइलस्टोन है क्योंकि ऐसा हो रहा है। और इस फिल्म को डॉक्टर दर्शन अश्विन द्विवेदी इन्होंने लिखा है, डायरेक्ट किया है और वही इसके प्रोड्यूसर भी हैं। NFDC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम है प्रकाश मुदगम, तो ये जो प्रकाश मुगदम है, तो इन्होंने कहा कि ये पार्टनरशिप दिखाती है कि कैसे स्क्रीन राइटर्स भारतीय कहानियों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने में कामयाब यहाँ पर हो रहे हैं। Which mango varieties were recently exported from उत्तर प्रदेश to दुबई via the sea route? तो अभी हाल ही में आमों की कौन सी किस्मों को उत्तर प्रदेश में दुबई समुद्री मार्ग द्वारा जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ पर निर्यात किया गया? तो ये दशहरी एंड लंगड़ा आम है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बेसिकली रहा है कि अभी भारत ने जो है अमरोहा उत्तर प्रदेश से दशहरी और लंगड़ा आमों की लगभग 12.5 टन जो है दशहरी और लंगड़ा मैंगोज़ हैं, तो इसको 40 फीट के बहुत ही ठंडे समुद्री कंटेनर जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो इसके जरिए जो है UAE भेजकर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश से इन आमों की जो किस्म है इसको समुद्री रास्ते 25 दिनों के सफ़र के साथ इन्होंने इस शिप को भेजा है। तो 25 डेज जो ट्रांजिट में लगा हुआ है तब ये जहाँ जाकर पहुँचा है। तो इस खेप को जो है बहुत ज़्यादा एडवांस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का इसमें इस्तेमाल किया गया ताकि आधुनिक तकनीक से इसको सुरक्षित किया जाए। और इसमें ICRCHS द्वारा बनाई गई जो मैट वॉश तकनीकी शामिल है, जिससे आमों की जो सेल्फ लाइफ है वो इस मैट वॉश तकनीकी से यहाँ पर बढ़ाई जा सके। इस आम के व्यापार को भेजने का काम अमरोहा की जो शहनाज एक्सपोर्ट है उन्होंने अतासी ग्लोबल के साथ मिलकर जो UAE के लुलु ग्रुप हैं इसको किया है, जिसमें ICR और CISH की जो मदद है वो भी यहाँ पर है। और जो एपिडा है वो पूरा लॉजिस्टिक जो है उस चीज़ को संभाल रहा है। समुद्र से माल भेजना जो सी ट्रांसपोर्ट है इसमें खर्च कम हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट किसानों को 15 से 20 रुपये प्रति किलो पैसे जो है ये दे पाएँ। और ये भी साबित हुआ है कि 25 दिन के लंबे सफ़र के बाद भी लगभग 90% दाम बेचने लायक अच्छी हालत में यहाँ पर है। मतलब कि वहाँ पर अगर 100 मैंगोज़ भेजे गए तो 90 मैंगोज़ जो हैं वो काफ़ी बेहतर कंडीशन में यहाँ पर देखे गए हैं 25 दिन की जर्नी के बाद। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी है जिसमें इन्होंने किया है, वरना आप लोग घर पर हम लोग आम लेकर आते हैं तो एक हफ्ते में तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। समुद्र प्रदक्षिणा किस प्रकार का अभियान है? तो व्हाट टाइप ऑफ द एक्सपीडिशन इज समुद्र प्रदक्षिणा? तो ये एक ट्राई सर्विस जो ऑल वुमेन ये एक प्रोग्राम है और बेसिकली
ये किया क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो रक्षा मंत्री हमारे यहाँ के हैं राजनाथ सिंह, तो इन्होंने तीनों सेनाओं की जो पहली महिला नौकायन है, तो ये समुद्र जो प्रदक्षिणा है, तो ये जो दुनिया का चक्कर यात्रा जो है समुद्र सफलतापूर्वक करने के बाद जो है इसको यहाँ पर किया गया है। तो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की जो 9 महिला अधिकारी हैं, इन्होंने भारतीय सेना के नौकायन जहाज जिसका नाम है IASV, तो इसमें जो त्रिवेणी पर सवार होकर ये 314 दिनों में दुनिया का चक्कर लगाने का जो सफ़र है वो यहाँ पर पूरा किया है। तो इस यात्रा में उन्होंने 4 महासागरों को पार करते हुए लगभग 25,500 समुद्री मील जो नॉटिकल माइल्स हैं इसकी दूरी तय की, और दुनिया के 3 बड़े जो केप्स हैं इनको पार करके भारत की समुद्री ताकत और जो नारी शक्ति है उसका यहाँ पर परिचय दिया है। तो इस मिशन ने दुनिया भर में जाने वाले जो सभी नियम हैं उनको पूरा किया है, जैसे देशांतर की सभी रेखाओं को पार करना, और भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार पार करना, और इंटरनेशनल जो डेट लाइन से गुजरना। और ये जो 3 बड़े केप हैं, केप ल्यूवेन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड जो है, इनको यहाँ पर इन्होंने जो है सफलतापूर्वक चक्कर लगा रहा है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, तो इसको आप देख लें। तो ये लोग स्टार्ट इन्होंने किया था 11 सितंबर 2025 को मुंबई से, और 22 जुलाई 2026 को ये लोग मुंबई वापस लौट आए। तो इनकी जो है 5 इस पैकेज में केवल 5 मेन लाइनें थी, इसलिए जो है संरचना के अनुसार जो है यही चीज़ यहाँ पर है। तो इन्होंने जो है ये एक्सपीडिशन जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर सफलतापूर्वक कर लिया। हाल ही में किस देश स्थित भारतीय दूतावास ने भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों पर एक स्थायी प्रदर्शनी परमानेंट एग्जीबिशन का शुभारंभ किया है? तो ये अजरबैजान। तो अभी हुआ क्या, अजरबैजान में भारत का जो दूतावास है, तो इन्होंने बाकू में अपने परिसर में भारत के यूनेस्को धरोहर स्थल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को पर, तो एक परमानेंट एग्जीबिशन की शुरुआत की, ताकि भारत की जो पुरानी संस्कृति और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको दुनिया के सामने जो है दिखाया जा सके। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अजरबैजान, तो ये परमानेंट एग्जीबिशन है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये किया गया, और इसको इनोग्रेट किया एम्बेसडर अभय कुमार एंड अन्नसोवा, ये हेड ऑफ द कंट्री प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट अजरबैजान में है। हाल ही में स्वीकृत रामेश्वर पारादीप तटीय राजमार्ग किस राज्य में विकसित किया जाएगा? द रिसेंटली अप्रूव्ड रामेश्वर पारादीप कोस्टल हाईवे विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो ये होगा उड़ीसा में। अभी आपने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है वो बेसिकली उड़ीसा में तटीय जो कोस्टल वाली जो कनेक्टिविटी है तो उसके लिए काफ़ी सजग है, और जो पर्यटन और जो धार्मिक यात्रा है इसको बेहतर बनाने के लिए 160 किलोमीटर लंबा एक रामेश्वर पारादीप कोस्टल हाईवे बनाने का जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर लेकर आ रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्चा हो रहा है 8300.79 करोड़ का, और इसे हाइब्रिड जो इन्यूटी मॉडल है इसके तहत बनाया जाएगा। तो ये जो हाईवे है वो उड़ीसा के 4 जिले खुर्दा, पुरी और केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर यहाँ से होकर ये बेसिकली निकलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा इन्होंने, पैकेज 1 पैकेज 2। ये जो पहला वाला हिस्सा है तो इसमें जो है रामेश्वर से कोणार्क तक 79.4 किलोमीटर का 4 लेन जो है ये है, और दूसरा जो है कोणार्क से पारादीप 80.78 का है, ठीक है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस की बात करी जाए तो 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पूछे थे, काफ़ी लोगों ने इसके सही जवाब दिए। आप लोग अपना आंसर्स यहाँ पर मैच कर लें, और ये 5 क्वेश्चन आज आपके लिए हैं, और इनका सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। 1 साल की जो पूरी करंट अफेयर्स की जो मेंबरशिप है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी, तो आप इसको इनरोल कर लें, और अभी ऑफर चल रहा है तो इसका लाभ उठाएं। आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, और 8448169188 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करें, और इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।